ईरान यूएस वॉर भले ही खत्म हो चुका हो, एक डील की बात की जा रही है कि ईरान यूएस वॉर की डील हो चुकी है, अब पीस आएगा, वॉर खत्म है। इसी के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। आपको पता होगा G7 की मीटिंग चल रही है और ईरान यूएस डील में हुआ क्या है, क्या सच में वॉर खत्म हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स या जो यूरेनियम है ईरान के पास उस पे क्या बात हुई और भारत क्या एक्शन ले रहा है अपने नागरिकों के मारे जाने के बाद, इन सब चर्चाओं पे सीधा जवाब और सारे जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए हैं हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी साहब। थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़ रहे हैं मुंबई से। इस बार आप मुंबई में हैं और बहुत सारी चीजें हुई है मुंबई में। जो आपने स्पीच दी उसका पूरा देश कायल है और वो अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिस प्रकार से आपने सारी बातें बताई है। सबसे पहले इसी चीज को हम देख लेते हैं सर। पीएम मोदी अभी मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से, आपने वीडियो जरूर देखा होगा। आपको क्या लगा वीडियो देख करके, किस तरह की मैसेजिंग है, हमारे तरफ से जो भी एक्शन लेना चाहिए उस हिसाब से ये मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है और मुझे सुकून और चैन इस चीज का है कि कोई जप्पियां नहीं, तो हर बारी जप्पी वगैरह होती थी, सीधा हाथ मिलाया गया है और जतला दिया गया है कि जो 3 भारत की जानें आपने ली है, भारत की लोग, भारत की सरकार उससे कतई खुश नहीं है, उल्टा काफी जबरदस्त नाराजगी और आक्रोश की लहर पूरे देश में फैली है क्योंकि आपने ज्यादातर तेल ईरान से चीन को जाता है। 80 से 100 से ज्यादा जहाज अटकल लगाई जा रही है, चीन के ईरान के निकल गए हैं और जाके चीन को तेल सप्लाई किया है। एक चीन के जहाज पे अमेरिका की हमला करने की हिम्मत नहीं हुई, एक रूस के जहाज को खरोच नहीं आई। क्या सोच के आपने भारत के जहाजों पे हमला किया और ना केवल हमला किया, 3 लोगों की जानें ले ली और फिर साफ मना कर दिया कि हम इनको नहीं बचाएंगे, डूबे मरे, क्योंकि वहां जो सो कॉल्ड सेक्रेटरी फॉर वॉर है पीट हेग्सेथ, जो लड़ाई के मैदान में तो पिट चुके हैं, वो बड़े खूंखार बनते हैं कि जिसको हम मार डालेंगे बस, हम चाहे सिविलियन, खासकर सिविलियन, हम उस पर गोली बरसाएंगे बचा। जबकि जनीवा कन्वेंशन कहती है कि आपने एक जहाज डुबोया है, उसको आग लगाई है, तो उसके जो नाविक हैं, आपका नैतिक फर्ज, इंसानी फर्ज बनता है कि उनको बचाएं। बचाने से भी मना कर दिया कि तुम तो कुत्ते हो, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तो बड़े कंपनी जहान बहादुर है, हम तो दुनिया के मालिक हैं, जिसका मन आए उसके जहाज ठोक देंगे, उसके लोगों को मार डालेंगे। ये सब चलेगा नहीं साहब। आपकी कितनी ताकत है दुनिया ने देख ली है। ईरान जैसे देश से आप पिट गए हैं, ईरान ने अच्छा खासा वापस पलटवार किया है और आप हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके दोस्त हैं, क्योंकि हमने दोस्ती दर्शाई आपके साथ। अपने दोस्तों को लात मारना तो डोनाल्ड ट्रंप की खसूसियत है, पूरे यूरोप को लात मारी है, यहां तक कि वो कह रहे हैं जाओ भाड़ में, जो करना है कर दो, खुद अकेले लड़ो मरो, जो करना है करो। ठीक है, जापान को लात मारी है, साउथ कोरिया को लात मारी है, ताइवान को धमकी दे रहे हैं कि तेरे को तेरे हाल पे छोड़ देंगे चीन के बरखिलाफ, चीन से हम लड़ नहीं सकते। तो आपने क्या समझा है, भारत इज अ फैंसी स्टेट? बहुत गलत चीज है साहब, अपने दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये वो। पाकिस्तान, ईरान इज अ टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट स्टेट। उसके आसिफ मनीर को गोदी में क्यों बिठा रहे हैं आप और उसको उकसावा क्यों दे रहे हैं कि यहाँ चढ़ जा चढ़ जा? ये दोस्ती के लक्षण है सर। आपने जो बताया उससे यह प्रतीत होता है कि जैसे यूएस ने रशिया के शिप्स हो या जब आज चाइना की आप बात कर रहे थे उसको अटैक नहीं किया, लेकिन भारत के 3 जहाजों को किया। तो उनको मालूम था, तो ये जानबूझकर ऐसा आप बोल रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड करके किया कि हिम्मत है उनको भारतीय जहाजों को मारने की, लेकिन वो चाइना से पंगा नहीं लेना चाहते। और जैसा कि आपने बताया कि हम क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं, भारत और यूएस के बीच में इतनी डील्स भी हो रही है, तो ये पूरा जो मामला है ऐसा लगता है कि हमें तो बस वो छुड़ा पे छुड़ा घोपे जा रहे हैं और हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं।
क्योंकि फाइनेंशियल के बाद अब लिटरली हमारे लोगों को मारना या हमारे खुद के नागरिकों को मारना बहुत बड़ी बात होती है। तो पीएमजी का रिएक्शन जो है, इज इट इनफ? देखिए, वही मैं कह रहा था ना कि क्या अमेरिका सोचता है भारत इज अ फैंसी स्टेट दैट कैन बी किक्ड अराउंड, जिसके आप नागरिक मारने पीठ हेक्सेत की महिमा मंडन, मैं अटिल्ला द हुन हूं, मैं चंगेज खान हूं, मैं खासकर सिविलियंस को चुन चुन के मारता हूं, अनआर्म्ड शिप्स में हमला करता हूं, जैसे वेनेजुएला के किए थे। क्या समझाया आपने? भारत को वेनेजुएला समझाया क्या? ना, ये जो गलत फहमी है ये तो साफ दूर करनी पड़ेगी। और कम से कम जो हमको करना चाहिए वो है कि हम हर्जाना मांगे। ठीक है, इंडियन लाइव्स मैटर, जी। भारतीय जिंदगी ऐसे हम चवन्नी में नहीं देख सकते, वो भी एक नहीं तीन। इवन द डेथ ऑफ वन इंडियन इज वन डेथ टू मैनी। जी। एक भारतीय का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और हमारे देश के मुंह पे एक तमाचा है। देयर इज नॉट अ वर्ड ऑफ रिग्रेट, नॉट अ वर्ड ऑफ सॉरी। जब मैं एक टीवी चैनल पे गया तो जो अमेरिकन इंटरलोक्यूटर थे वो कह रहे थे कि हमें क्या मालूम भाई, ये भारत का फ्लैग का जहाज नहीं। ठीक है साहब। अरे साहब, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS है हर जहाज पे, उसमें IMO नंबर होता है। आप उस पर क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कैप्टन कौन, क्रू कौन, ये वो। ये मत बताइए कि आपको पता नहीं, आपको सब पता था कि भारतीय जहाज है। आपने सोचा ये दोस्त है, खून का घूंट पीकर ये सह जाएंगे। और हमारी डील चल रही है अमेरिका के साथ, इनकी डील की बातचीत हो रही है। इनके जो बेचारे मछुआरे हैं, जो गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर वाले हैं, टेक्सटाइल सेक्टर वाले, लेदर सेक्टर वाले, मास एम्प्लॉयमेंट हमारी इनकी अटकी पड़ी है इस डील के ऊपर। तो ये सब खून का घूंट सह जाएंगे, वाह वाह करेंगे। सर क्या खूब मारा, जाब है, क्या खूब मारा, पिट गए हो तुम ईरान से और तुम दादागिरी भारत से दिखा रहे हो। आपने समझा क्या है? क्या भारत एक न्यूक्लियर पावर है, स्पेस पावर है, तगड़ी मिलिट्री पावर है। आपके सामने पाकिस्तान की पिटाई की है जिसको आप बचाने आए थे। तो आप समझा क्या है? आपके एक किसी हद के आगे आप भारत को धकेल नहीं सकते। गेट दैट राइट। पूरी दुनिया को आपने अपने बरखिलाफ खड़ा कर लिया। कोई दोस्त रह गया आपका? इजराइल से भी गाली गलौज हो रहा है जी। अभी पाकिस्तान को भी कोस रहे थे कि इसकी चतुराई है, इसकी ये है, इसकी वो है जी। हमने आपसे अदब से बात करी, दोस्ती से बात करी, इसका क्या मतलब? आप हमारे सर पे चढ़ जाओ। तो साहब ये बहुत चुभती है ये बात कि वो हेनरी किसिंजर ने ठीक कहा था कि भारत कि अमेरिका के साथ इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका। खतरनाक है अमेरिका का दुश्मन होना। But to be a friend of America is fatal। घातक है साहब, क्योंकि अपने दोस्तों को खास चुन के मारते हैं इस विश्वास में कि ये कुछ नहीं करेंगे, सह लेंगे, खून का घूंट पी ले जी। पिएंगे साहब। भारत के लोग, आपने समझा क्या है? ये वेनेजुएला है, ये कोई फ्रेंडली मुल्क है, फ्रेंडली स्टेट है वेनेजुएला जैसी। सर, जब ये वॉर चल रही थी आपने एक बात बोली थी कि ये जो वॉर है, इस वॉर के बाद पूरा जो सिस्टम है, जो हम बात करते हैं यूनिपोलर सिस्टम होगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। आपको लगता है उसमें बदलाव आया इस वॉर के एंड के बाद, या ये वॉर अभी खत्म भी नहीं हुआ है, हम सोच रहे हैं कि खत्म हुआ है? देखिए, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस वक्त डेस्परेटली ऑफ रैंप चाहिए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई है उनके स्टूपिड, नीडलेस, यूजलेस वॉर ऑफ चॉइस जी। ठीक है, और दुनिया कोस रही है उनको, वो सुन रहे। अब दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन उनके अपने मुल्क में उनकी मिड टर्म इलेक्शन हो रही है, उनको फर्क पड़े ना पड़े, उनकी रिपब्लिकन पार्टी को फर्क पड़ता है। वो कहते हैं कि आई लाइक इन्फ्लेशन, द पीपल ऑफ अमेरिका डोंट लाइक इन्फ्लेशन। वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सरकारी गाड़ियों में घूमता हूँ, वो पेट्रोल की कीमत $2 से $5 या $6 बढ़ गई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माफ कीजिए, अमेरिका के आवाम को, जनता को फर्क पड़ता है, और ये फर्क आपको मिड टर्म इलेक्शन में नवंबर में पता चल जाएगा।
और अगर आप पिट गए तो आप लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर आप लेम डक प्रेसिडेंट हो गए तो आप इम्पीच भी हो सकते हैं, जैसे रिचर्ड मलाउस निक्सन इम्पीच हुआ। जी, ये एमओयू सर जो हम बातें कर रहे हैं कि 14 पॉइंट एमओयू है ईरान यूएस के बीच, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो तो उनके यूरेनियम इनरिचमेंट का था। तो इसमें अभी तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना या पढ़ा, मुझे कुछ, मैंने खुद भी देखा तो मुझे कुछ ऐसा अलग नहीं दिखा जो पहले इनके टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो इस बार हुआ क्या ऐसा जो हम इतना एक्साइटेड है कि वॉर खत्म हो गई है? अभी साइन भी नहीं किया है उन्होंने ऐसे ऑफिशियली, लेकिन इस बार अलग क्या है जो ये डील की बात कर रहे हैं? या ये फिर एक और छलावा है जो ट्रंप ऐसा महसूस कराते हैं कि वॉर तो एकदम खत्म हो गया और फिर अगले दिन बोलते हैं कि हम तो अब और बड़ा स्ट्राइक करेंगे? देखिए साहब, वो 31 बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है पीस डील हो गई हो गई हो गई, साइन हो रही है, बस होने वाली है, 10 सेकेंड का वक्फा और दीजिए, 1 मिनट और दीजिए, और सिर स्वानी पर। लेकिन इस बार फर्क ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब अराक्ची साहब ने भी बोला हाँ हम डील के नजदीक है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि डील हो गई है। कहा जा रहा था इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो गई है, वो उसको रिलीज नहीं कर रहे डिटेल्स, अमेरिका में भी नहीं अभी तक रिलीज हुए हैं ऑफिशियली। इजराइल मांग रहा है, उसको नहीं दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही ये डील जो है ये पब्लिक हो जाएगी, इसके सारे डिटेल, तो दुनिया अमेरिका में जो मागा शागा वाले जो लिंडसे ग्राहम वगैरह चम्मच हैं, वो जो है वो गाली गलौज करना शुरू करेंगे कि आपने सेल आउट कर दिया, यू हैव सोल्ड अस डाउन द ड्रेन, आपने सरेंडर कर दिया जी ईरान को। और एक हिसाब से आपको करना पड़ा, क्योंकि लड़ाई का यथार्थ वही है, आप ईरान को हरा नहीं पाए। जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी, सारे जो मिलिट्री एनालिस्ट थे भारत में और जगह कह रहे थे मुकाबला क्या है साहब, अमेरिका इज अ सुपर पावर, इजराइल इज अ रीजनल सुपर पावर, दोनों मिलकर एक बेचारे गरीब मिडिल ईस्ट का एक थर्ड वर्ल्ड के देश को पीट रहे हैं, जो जिसमें 48 साल से सैंक्शन लगी है, जिसकी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है अमेरिका ने मिलकर, ठीक है। और वो कहां लड़ पाएगा, कहां जीत पाएगा? मैंने उस वक्त कह दिया था साहब, जब लड़ाई के नतीजे आएंगे दुनिया हैरान हो जाएगी, आप देखेंगे ईरान हावी हो जाएगा। मैंने ये कह दिया था आज से कोई 108 दिन पहले। जी हम आपसे जी बिल्कुल, ठीक है साहब, और दुनिया गवाह है, आप गवाह है कि मैंने ये प्रेडिक्शन की थी बेस्ड ऑन सॉलिड मिलिट्री फैक्ट। जी मिलिट्री फैक्ट क्या थे? जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था गल्फ वॉर 1 में, उसे 7.5 लाख बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने पड़े, 7.5 लाख अमेरिका और नेटो के मिलकर, ठीक है ना, कितने ट्रूप्स उनको लगाने पड़े थे जमीन पर, जबकि इराक ईरान से 1/4 साइज छोटा है जी, और वो सपाट रेगिस्तान है, जबकि ईरान में पहाड़ी पहाड़। ईरान पे अगर आप कब्जा करना चाहते हैं, ईरान पे आप रेजिम चेंज करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1.5 मिलियन ट्रूप्स की जरूरत थी जी, जो अमेरिका के पास है ही नहीं। 1.2 1.3 मिलियन टोटल है जी, और ये करने के लिए उनको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ती, जैसे वियतनाम वॉर में करी थी। और सब जानते हैं कि वियतनाम वॉर कितनी अनपॉपुलर थी जी, और बलि चढ़ गई थी रिचर्ड निक्सन साहब की, जो लड़े जा रहे थे, शांति नहीं कर रहे थे, शांति करने पे मजबूर, ठीक है साहब। तो मैंने पहले दिन से कह दिया था कि आप केवल एयर पावर से ईरान को नहीं हटा सकते, नहीं घुटने हरा सकते, नहीं घुटने टिका सकते। लिख के लिए आप कह रहे थे हमने ईरान की नेवी बर्बाद कर दी, एयरफोर्स बर्बाद कर दी, रगड़ दी, मसल दी। अरे कौन सी एयरफोर्स, कौन सी नेवी थी उसके पास? उसका असली करने वाला आला ईरान का, उसके रॉकेट, उसके मिसाइल, उसके क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन। वो आप कह रहे थे हमने 80-90% रगड़ दिए, सीआईए कह रही है 30% रगड़े, ठीक है साहब। 70% अभी भी कायम है। और जब आपने लड़ाई दोबारा शुरू करने की कोशिश करी, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, लेने पड़ गए। बहरीन में आपका जो
1.1 बिलियन का रडार था, उसको ठोक दिया। ठीक है, आपके 3 बेसिस और ठोक दिए, जॉर्डन में, कुवैत में, इराक में। जी फिर उन्होंने पलटवार किया इजराइल पे। हाइफा की रिफाइनरी धू धू करके जल रही है, तल जी अवीव में करारी चोट पहुंची है। अब आप सेंसरशिप करके छुपा दें, इसका जी मतलब ये नहीं ना कि नहीं हुआ। पूरी दुनिया देख रही है सारा कुछ तमाशा, सर। आप हिसाब पीटे। अब दुनिया ये जरूर जानना चाहेगी कि क्या ईरान एक दिन न्यूक्लियर पावर बनेगा, क्या वो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे अब इस वॉर के बाद, और ईरान कितना पावरफुली अब इमर्ज होगा इस वॉर के बाद, उनकी रूपरेखा या उनका जो भी लोग सोचते थे ईरान के बारे में वो कैसे अब बदलेगा इस वॉर के बाद, और गल्फ में देखिए उनकी साहब, पोजीशन। अमेरिका के जो टॉप स्कॉलर्स हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, प्रोफेसर रॉबर्ट पेक, प्रोफेसर गियर शाइमर, जी प्रोफेसर जेफरी सैक्स, ये सारे कह रहे हैं कि ईरान हैज इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द वॉर देन इट वाज बिफोर द वॉर स्टार्ट। यानी लड़ाई शुरू होने के पहले से ईरान बहुत ताकतवर रीजनल पावर के रूप में उभर कर आ रहा है। ये यथार्थ से आपको डील करना पड़ेगा। हम कितना भी चाहें ईरान इजराइल के लोगों को, इजराइल ने हमारी हर लड़ाई में मदद करी है, लेकिन अब जो ग्राउंड रियलिटीज है वो सारों को उसके साथ डील करना पड़ेगा। ईरान कंट्रोल द गल्फ ऑफ हॉर्मुज, सिंपल फैक्ट है। पूरा जो उत्तरी छोर है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान की टेरिटरी है। ठीक है, और वहां पे कब्जा करने के लिए आपको कम से कम 2 लाख ट्रूप्स को चाहिए होंगे, कम से कम। ठीक है, 2 लाख ट्रूप केवल कोस्ट को पकड़ने के लिए, और वो 18 महीने लड़ना पड़ जाएगा, 15,000 बॉडी बैग आ जाएंगे। ये मेरा नहीं, पेंटागन का एस्टिमेट। जी जी तो आप क्या रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं, किसे बेवकूफ बना रहे हैं। पहले से लोगों ने आपको मना किया था, आपके अपने फौजी कमांडरों ने मना किया था, मत करो। जो भी रिटायर्ड प्रोफेशनल हैं अमेरिका में, वो सब मना कर रहे थे, डोंट डू इट, डोंट डू इट। 7 presidents did not have the guts. They were fool, बेवकूफ, ये फलान ढिमकान, जो किस्म की गाली गलौज है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अरे 7 प्रेसिडेंट्स ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ये जो है क्योंकि वो अकलमंद थे, वो जानते थे इसका अंजाम क्या हो सकता है। आज वो बगैर सोचे समझे आप लड़ाई शुरू करें, बगैर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लड़ाई शुरू करें, भूलमती में, केवल इस पे कि मैंने वेनेजुएला को मसल दिया 4 घंटे में, 48 घंटे में ईरान को मसल दूंगा। इजराइल ने भी आपको उकसाया, जोश दिलाया कि बस एक धक्का दो और ईरान गया। इट इज एट इट्स वीकेस्ट। अब आपने, सारी दुनिया ने देख लिया है कितना कमजोर था ईरान, कितना नहीं था साहब। अब आप लोगों किसी यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। और मैं समझता हूं अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये सीजफायर किया है, उन्होंने पहली बार अकलमंदी की बात करी है अपनी सेकंड। सर, भविष्य में इसको कैसे देखा जाएगा? क्या जब इतिहास लिखा जाएगा ये बोला जाएगा कि ईरान ये वॉर जीता था? बिल्कुल जीता था, बिल्कुल जीता। ऋषि, मैं पहले दिन से कह रहा था, ईरान विन्स इफ इट डज नॉट लूज। एसिमेट्रिक वॉर के अंदर, गुरिल्ला वॉर में, जो अगर आप वीकर साइड को हरा नहीं पाते तो आपकी हार हो जी, और ईरान जीती। इसमें कोई दो टूक का कोई शक नहीं है। दुनिया काफी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है, जो छुपा रहे हैं, दुनिया भर से छुपा रहे हैं, अपने लोगों से छुपा रहे हैं, जीत गए। और लेकिन फिर भी हम तो घबरा रहे थे कि इतना बड़ा ईगो बेनियक है, ये इतना नार्सिसिस्ट है, बोलेगा कि हार भी गया तो मैं नहीं हारा, मैं लड़ते रहूंगा। वियतनाम जैसे कह भी रहे थे एक बारी, वियतनाम में आपने रिचर्ड निक्सन को 19 साल दिए, मेरे को 3 महीने देने में क्यों रो रहे हो, मेरे को भी 19 साल लड़ना है। इलेक्शन किस ये बुनियाद पे जीते थे? आई विल फाइट नो फॉरएवर वॉर। मैं गधा नहीं। तो फिर आपने 108 दिन की लड़ाई तो साहब हमने देख ही ली है जी। और आप चाह रहे हैं कि साहब अगर आपने वियतनाम में 19 साल लड़े थे तो मेरे लिए क्यों नहीं मर सकते, लड़ सकते? नहीं मरना चाहते अमेरिका के लोग। वो कह रहे हैं साहब, अमेरिका के लोग कह रहे हैं हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन हम इजराइल के लिए कुर्बानी देने को बिल्कुल तैयार नहीं, किसी और देश। हमारे देश में खतरा नहीं।
जी बहुत सारे इनके इंटेलिजेंस के लोग कह के रिजाइन भी कर, ठीक है। जी इसका कोई खतरा नहीं था, जबरन की लड़ाई थी, कोई जरूरत नहीं थी इस लड़ाई की। जी आपने शुरू करी इस उम्मीद में कि मैं जैसे वेनेजुला को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म पेलेंटी सॉफ्टवेयर, मेवन सॉफ्टवेयर से उनके लीडरों को मार डाला, इनके लीडरों को मार डालूंगा। जी ईरान पूरा सीख गया था, सारा तमाशा उसने देख लिया था। हिजबुल्लाह के बरखिलाफ 2024 में, पिछले साल ईरान के बरखिलाफ किया गया, फिर इस साल शुरू में वेनेजुला के बरखिलाफ इस्तेमाल किया गया। अब जी तक ईरान ने इसका तोड़ ढूंढ लिया, जी डेलीगेट कर दिया 31 ईरानी IRGC डिस्ट्रिक्ट जी को कि जो तुम्हारे रॉकेट मिसाइल है, टारगेट लिस्ट तुम्हारे पास है, तेहरान से आदेश आए ना आए, ठोको जी अमेरिका, जी ठोको अमेरिका के बेस, ठोको इजराइल। जी उन्होंने ठोका। और एक दो तीन सवाल और है सर, मैं उसको शॉर्ट ही रखूंगा, मुझे पता है आपके पास वक्त की कमी है। एक तो कि ये अब वॉर खत्म है कि नहीं, क्योंकि नेतन्याहू जो हैं वो बोल रहे हैं कि हमने जो जमीन कब्जा किया है लेबनान में उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अटैक्स भी हुए जा रहे हैं, अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या दोबारा से ये भड़क सकती है लड़ाई नेतन्याहू की वजह से? ये आपको लगता है पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अमेरिका का भी बहुत स्टेक है, पूरी दुनिया का बहुत स्टेक है कि ये लड़ाई दोबारा शुरू न हो। फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक दिस वॉर इज ओवर। इजराइल लड़ना क्या शौक फरमाते हैं वो लड़ते रहे। अमेरिका में रॉबर्ट पे, पियर साइमन, जेफरी सैक, सब पढ़े लिखे लोग को कह रहे हैं डिक्लेयर विक्ट्री एंड वॉक अवे। जी निकल जाओ, डोंट कंपाउंड योर मिस्टेक, गलती में गलती मत करो, डोंट रीइंफोर्स द फेलियर। आप पिट चुके हो, अब रहने दो, ठीक है। तो कम से कम जब तक मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो जाती ये लड़ाई मुझे दोबारा चालू होती अमेरिका के साथ तो नहीं दिखती, क्योंकि अमेरिका कांट अफोर्ड, डोनाल्ड ट्रंप कांट अफोर्ड, पॉलिटिकल कैरियर उनका तबाह हो जाएगा अगर वो लड़ते रहे। तो पूरी दुनिया उनको थू थू करेगी कि साहब आपने मरा दिया, आपने ना सिर्फ दुनिया में रिसेशन लाए, आप तो डिप्रेशन की तरफ लेके जाए। तो अब उनको दुनिया की सुननी पड़ेगी, अपने लोगों की सुननी पड़ेगी। अमेरिका की इकोनॉमी को चोट पहुंच रही है। जो तेल $2 प्रति गैलन बिकता था, $5 और $6 प्रति गैलन बिक रहा है। फूड प्राइसेस चढ़ रही है, फर्टिलाइजर की प्राइसेस 42% बढ़ गई है, जबकि फसल बोने का सीजन, एग्रीकल्चर सेक्टर हिट हुआ है, पूरा ट्रेड और जो भी इनके गुड्स हैं, सर्विसेज सब महंगे हो गए। महंगाई आ रही है और अमेरिका के लोग, आप समझे कि महंगाई से बड़े खुश हैं। आई लाइक महंगाई, सॉरी यू मे लाइक, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप फोकट का खा रहे हैं व्हाइट हाउस। अमेरिका के लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। और इलेक्शन है, ये एक डेमोक्रेसी है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अमेरिका इज स्टिल अ डेमोक्रेसी। बड़ा स्ट्रॉन्ग उनकी प्रेस है, पब्लिक ओपिनियन है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल अभी मिड टर्म इलेक्शन तक चांसेस कम है। हाँ, लेकिन अगर इजराइल हद से ज्यादा बेवकूफी करे, पूरी दुनिया की गाली गलौज वो सुनना चाहते हैं। अरे साहब 2023 में जब हमास ने आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक किया था, 1200 इजरायली बच्चे मारे थे, ठीक है, तो पूरी दुनिया आपके साथ, ठीक है। लेकिन अब लड़ते लड़ते, मारते मारते 990 क्या 1000 दिन के करीब हो रहे हैं उस लड़ाई। आप लड़ाई का अंत ही नहीं कर रहे। अगर आपके 1200 मारे थे, आपने 1,20,000 तो फिलिस्तीनी मार डाले। अब खत्म करना पड़ेगा ना साहब। सीरिया खत्म कर दिया, कि जो भी देश मेरे खिलाफ हैं मिडिल ईस्ट में, मैं उनका तबाही करूं। ईरान ने तो कहा था कि हम आपकी तबाही करेंगे, लेकिन आप तो असली में ईरान की तबाही करने चले थे अमेरिका के साथ मिलकर। ये दूसरी बात है कि आप कर नहीं सकते। तो अब रहने दो ना साहब, बहुत हो गया। अब आप अपने बचाव के लिए नहीं लड़ रहे, आप ग्रेटर इजराइल के लिए लड़ रहे, आप हमलावर कर रहे हैं। हिटलर जो कह रहा था 11th सराउंड मुझे लिविंग स्पेस चाहिए, वही आप कर रहे हैं। हिटलर ने आपके लोगों को मारा, पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो गया कि होलोकास्ट। अब आप औरों पे क्यों कर रहे हैं? आप इजराइल के लोग हमारे दोस्त, इसलिए हम उनको बिल्कुल सही एज ए गुड फ्रेंड
एडवाइस दे रहे हैं, कॉल इट ऑफ। हम्म। आपके हित में नहीं है इस वक्त लड़ना। पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है, जी पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। इट विल बी इंफॉर्मेशन वॉर, आप हार चुके हैं। जी ठीक है, सब सर। दुनिया का जो है, अमेरिका के लोग बिल्कुल उनका मन उचाट हो गया है आपसे। जी यूरोप में तो पहले से ही लोग आपको गाली गलौज करते हैं। ठीक है, जनरल साहब। अब आप क्या चाहते हैं? पूरी दुनिया, हर कोई आपको गाली करे कि आपने तो हमारे पेट पे लात मारी, आपने हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया। जी भारत की इकोनॉमी 7% पर एनम पे ग्रो कर रही थी, 5.9% पे आ गई। हमारे $720 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व था, 500 कुछ अरब डॉलर पे आ गए। अब देखो, बड़ा अब खासा नुकसान किया। अब जैसे मामला पूरा बदल गया सर, माहौल भी बदल गया पूरे गल्फ का। भारत को अपनी विदेश नीति में थोड़ा बदलाव अब लाना पड़ेगा ईरान को लेकर के भी, और कुछ ऐसी संभावनाएं दिखती है कि भविष्य में कभी भारत भी तेल ले पाएगा ईरान से आगे चल के, और नीतियां कैसे बदलेगी? जैसे ओपेक से कंट्रीज बाहर हो गए, यूएई बाहर हो गया, और जितने भी इनके दोस्त थे यूएस के, उनको काफी नुकसान हुआ, तो वो भी अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है कि सऊदी अरेबिया ना करे, बट बाकी के देश कर सकते हैं। तो भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए? क्या सीख है भारत के लिए पूरे वॉर से? देखिए साहब, सीख ये है, यू हैव टू गो विद द ग्राउंड रियलिटी। जी जो यथार्थ है आपको उसके मुताबिक काम करना होगा, सपनों के मुताबिक नहीं कि हमारी बड़ी याराना है, दोस्ताना है तो हम ये करेंगे। अरे साहब, हमारी ईरान से भी अच्छे रिश्ते थे। ईरान ने आपको अफगानिस्तान में मदद की थी, पाकिस्तान के बरखिलाफ। ईरान ने छाबहार का पोर्ट दिया, ओपनिंग डी टू सेंट्रल एशिया, टू द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईरान ने भी बहुत कुछ किया है आपके लिए, करने को तैयार है। पहले हमारा सारा सस्ता तेल ईरान से आ रहा जी 29-30% ईरान से आ रहा था, क्योंकि जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट। जी ठीक है साहब, और इसके चलते पूरा समीकरण बदली हो गया है। We will have to adjust to reality। और हमारी सरकार जागरूक है और कर रही है। मुझे खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप hasn't stood up on his ego। उन्होंने पहली बार बिल्कुल सही नतीजा फैसला लिया है, टू शट दिस स्टूपिड वॉर डाउन। चलिए, अमेरिका में बड़े सारे योद्धा हैं, आर्म चेयर स्ट्रेटेजिस्ट, जो खुद तो लड़े नहीं और वो औरों को लड़ा के मराना चाहते हैं। ठीक है, वो खासकर जो बेचारे गरीब अमेरिकन है, मिडिल क्लास अमेरिकन है, उनको मरवा। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने सेंसिबल फैसला लिया। चलिए, 108 दिनों में सर पहली बार आप तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक तारीफ, पहली बार अकलमंदी का काम किया, लड़ाई बंद करने की कोशिश की है, सिंसियर। बट सर, ऑन अ लाइटर नोट, हमने आपका इतना गुस्सा देखा है, मतलब हम तो कुछ हेडलाइंस भी ऐसे सुने, जीडी बख्शी साहब को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा होगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारे दिल के करीब हो चुका है ये मामला। आपने जो भी देखा कि जिस प्रकार से अभी सरकार जैसे डील करी है, या पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर के देखे, तो बहुत सारी बातें अब होने लगी कि पीएम मोदी क्यों मिले, क्यों जाकर के हाथ भी मिलाया। दिस रिएक्शन इज नॉट इनफ वाली बात जो है, लेकिन आपके दिल से क्या बात निकली? आप कैसे देखा आपने? इज इट इनफ और वी नीड टू डू मोर, वी नीड टू गिव अ स्ट्रॉन्गर मैसेज? वी हैव गिवन, देखिए हमारा पहला मैसेज बहुत वीक था, और उसी की वजह से ये हमारे सर पे चढ़। ठीक है, दूसरा मैसेज हमारा अच्छा तगड़ा आया है, हमारे समन किया गया है चार्ज दी अफेयर्स को, और रॉबर्ट जो इनके हैं फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे बात की है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और दो टूक शब्दों में असलियत बता दी है। उन्होंने बड़ा रूखा सूखा जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं कि उनकी भी थोड़ी जो है पतलू ढीली हो रही है। वो अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी कि एक इंडियन नाव जा रही थी जिसको मैकेनिकल फेलियर हुआ, फट से अमेरिका ने अपने जहाज भेजे उनको हेल्प करने के। जी साहब, आटे दाल का भाव मालूम है, तुम किससे लड़ोगे यार? रूस से तुम्हारी अनबन, चीन से तुम्हारी लड़ाई, ईरान से तुम्हारा युद्ध, अब तुम इंडिया से भी लड़ना चाहते हो क्या? वहां जरा मंशा क्या है भाई? यूरोप से खट्टी हो गई, कद्दी हो गई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया सब परेशान हो गए आपसे।
जी तो जी आप मांगा तो अब रहने दो, आपकी औकात सबने देख ली है। द लिमिटेशंस ऑफ अमेरिकन पावर आर विजिबल टू ऑल। ये लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी, जिसने फैसला करना था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से दुनिया को वापस धकेल सकते हैं टूवर्ड्स यूनिपोलैरिटी। ये लड़ाई ने साबित कर दिया है, दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें द मेजर पावर्स आर अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान इत्यादि इत्यादि। जी ये मेजर पावर सेक्टर हैं। जी और ये इसके यथार्थ पे अब अमेरिका को रियलिस्ट पॉलिसी पे चलना होगा। अगर जी अकलमंदी किसी में है, हम्म सपनों की दुनिया में रहना कि हम ग्लोबल सुपर पावर है, हम यूनिपोलर पावर है, यूनिपोलैरिटी 2017 के करीब तलाश होगी। जी जी चलिए, शुक्रिया आप हमसे जुड़े सर, और आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया और समझाया हमें इस वॉर को, भारत के लिए क्या है मुद्दे, वो सारी बातें आपने हमें बताई। और ये थे जीडी बख्शी साहब जो हमसे मुंबई से जुड़े और सारी डिटेल हमें बताई। बहरहाल हम आपको बता दें कि G7 में पीएम मोदी मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, उनकी एक बाइलैटरल मीटिंग है। अब देखते हैं कि उसमें क्या डिस्कशंस होते हैं, उसमें से निकल करके क्या आता है। जो भारतीय मरे हैं उनके ऊपर क्या चर्चा होती है, क्या कहता है यूएस इन सारे मामलों को लेकर के। जीडी बख्शी साहब ने काफी सारे बातें बोली हैं। उन्होंने कल एक जोरदार स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने काफी सारी बातें भारतीय सरकार को भी बोली और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बोली। हाउएवर अभी जो मामला है कि ईरान यूएस वॉर रुक चुका है, भारत के लिए काफी कुछ बदल चुका है। भारत को दोबारा सोचने की जरूरत है कि ईरान के साथ आप कैसे संबंध रखें। अगली बार कभी ऐसी स्थिति आए तो वॉर के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जाकर के किसी देश को फादरलैंड ना बोलें। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.